हेलो स्टूडेंट्स, सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं नया चैप्टर लेकर आई हूँ क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज का। आज हम बिजनेस स्टडीज का 7th चैप्टर निर्देशन या डायरेक्टिंग ये पढ़ेंगे। इसमें हमको आज सबसे पहले पढ़ना है कि निर्देशन क्या है। तो निर्देशन क्या है, इसका अर्थ देखते हैं। तो निर्देशन किसी भी प्रबंध का एक बहुत आवश्यक तत्व है। इसका आशय है कि अधीनस्थों से काम लेना, यानी जो ऊंचे स्तर के कर्मचारी हैं उनका नीचे स्तरीय कर्मचारियों से काम करवा लेना, ये निर्देशन कहलाता है। और अधीनस्थों से काम लेने के लिए उनके मार्गदर्शन और प्रभावपूर्ण पर्यवेक्षण की भी आवश्यकता होती है। केवल ऐसा नहीं है कि उनको काम दे दिया, लेकिन काम देने के बाद वो काम किस तरह से करना है, वो पथ प्रदर्शन करना और प्रभावी पर्यवेक्षण करना, यानी दिया गया काम जिस तरीके से बोला गया है करने, उस तरीके से अधीनस्थ काम कर रहे हैं या नहीं, इसको भी देखरेख करना निर्देशन कहलाता है। एक योग्य संचालक अपने अधीनस्थों को प्रभावपूर्ण दल के रूप में संयोजित करके श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने में समर्थ होता है। यदि संचालक प्रभावी है या संचालक योग्य है तो वो पूरी यूनिट से बहुत अच्छी से निर्देशन देकर कार्य करा सकता है। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं स्ट्रॉन्ग के अनुसार। स्ट्रॉन्ग के अनुसार निर्देशन में अधीनस्थों के कार्य के बारे में निर्देशन या हिदायतें देना तथा उन्हें कार्य करने के लिए आदेश देना सम्मिलित है। यानी निर्देशन में अधीनस्थों को कार्य का निर्देशन देना, यानी किस प्रकार करना है ये हिदायतें देना और उन्हें कार्य करने के आदेश देना, ये तीनों बातें सम्मिलित है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, निर्देशन की विशेषताएं, लक्षण या प्रकृति। निर्देशन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण गतिशील कार्य है जिसकी प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर आवश्यकता होती है। तो निर्देशन की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसमें पहला है प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य। तो निर्देशन प्रबंधकीय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रबंध हमने 3 स्तर का देखा था और ये तीनों स्तर पर महत्वपूर्ण कार्य है। उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। तीनों प्रबंध में निर्देशन एक महत्वपूर्ण कार्य है। संस्था के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्देशन अनिवार्य उपकरण है। निराश कर्मचारियों को प्रेरणा देना, उनके मनोबल को उठाना और उचित नेतृत्व प्रदान करके कार्य संतुष्टि और मनोबल प्रदान करना, ये प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है, प्रबंध के अंतर्गत निर्देशन का। फिर दूसरा हम देखते हैं, प्रबंध एक सतत कार्य है। ऐसा नहीं है कि निर्देशन देना केवल एक बार दे दिए तो हो गया, पूरा प्रोजेक्ट वैसे ही तैयार हो जाएगा। निर्देशन प्रत्येक स्तर पर सतत देने की आवश्यकता होती है। ये सतत कार्य करने वाला है, सदैव चलते रहने वाला कार्य है। इस कार्य के निष्पादन में प्रबंध ढील का प्रयोग नहीं कर सकता, ढीला नहीं छोड़ना पड़ेगा। यदि ढीला छोड़ दिया तो जिस प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है वो प्रोजेक्ट का कार्य भी ढीला हो जाएगा। ऐसा करने का अर्थ होगा कि संस्था के कार्यों में रुकावट या उत्पादन की समाप्ति। कभी कभी यदि ढील दे दी गई तो उत्पादन ही समाप्त हो जाएगा या फिर उत्पादन के कार्य में ढील हो जाएगी। तीसरी विशेषता है प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर आवश्यक। तो ये निर्देशन है प्रबंध के तीनों स्तरों के लिए आवश्यक है, उच्च स्तर, निम्न स्तर और मध्य स्तर। तीनों स्तरों के लिए प्रबंध के अंतर्गत निर्देशन आवश्यक होता है।
फिर है दोहरे उद्देश्य। निर्देशन के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं, अधीनस्थों से कार्य करवाना और प्रबंध को अधिक उत्तरदायित्व से कार्य के लिए अवसर प्रदान करना। अधिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करके कार्य के लिए उत्साहित करना। फिर अगला है निर्देशन का प्रवाह। संगठन में हमेशा ही निर्देशन का प्रवाह उच्च प्रबंध से निम्न प्रबंध की ओर होना चाहिए। कहीं भी आप देखेंगे तो किसी भी प्रोजेक्ट में ऊपर जो उच्च स्तर का प्रबंधक है वो अपने निम्न स्तर के प्रबंध को आदेश देगा। इस प्रकार से निर्देशन का प्रवाह होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सबसे निम्न कार्य करने वाला कर्मचारी उच्च कर्मचारी को कोई आदेश दे, तो ये बात तो गलत ही है। इसलिए निर्देशन का प्रवाह उच्च स्तर प्रबंधन से निम्न स्तर प्रबंध की ओर होता है। फिर अगला है संबंध। निर्देश का संबंध मनुष्य से है, न कि मशीनरी से। उत्पादन की जाने वाली मशीनों को निर्देश नहीं दिया जा सकता, निर्देश श्रम करने वाले कर्मचारियों को भी दिया जाता है, इसलिए इनका संबंध मनुष्य से होता है। फिर अगला है विभिन्न कार्य। निर्देशन के अंतर्गत पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण, नेतृत्व और संप्रेषण, ये अलग अलग और 4 कार्य इसी के साथ जुड़े होते हैं। अगला है वास्तविक निष्पादन। निर्देशन के अंतर्गत केवल आदेशों का ही निर्गमन नहीं, अपितु वास्तविक निष्पादन का निरीक्षण करना भी आवश्यक है। निर्देशन यानी केवल निर्देश देकर काम नहीं चलेगा, उस अनुसार कार्य हो रहा है कि नहीं ये देखना भी निर्देशन के अंतर्गत आएगा। अब हम आज अगला टॉपिक देखते हैं, निर्देशन का महत्व। निर्देशन का महत्व किसी भी प्रबंध के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। निर्देशन ये किसी भी प्रबंध के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसको हम कुछ टॉपिक्स के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहला है उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। तो संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशन सहायता करता है। निर्देशन की सहायता से कार्य को प्रारंभ करने और उसे पूर्ण करने में सहायता मिलती है। निर्देशन के ही माध्यम से कार्य जल्दी पूरा हो सकता है। फिर है दूसरा, निर्देशन क्रियाशील बनाता है। उद्यम के सभी क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों को निर्देशन के द्वारा ही क्रियाशील बनाया जा सकता है। यदि उनको निर्देश न दिए जाए समय समय पर, तो वो भी अपना जो एक बार मिला हुआ कार्य है वो करके आराम करने लगेंगे। उन्हें सतत निर्देशन मिलता रहे तो कर्मचारी भी क्रियाशील बना रहता है। फिर तीसरा है, यह अभिप्रेरणा का माध्यम है। संस्था के लक्ष्य अभिप्रेरणा से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी मोटिवेशन। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। तो निर्देशों के माध्यम से कर्मचारियों को मोटिवेशन भी मिलता है और वो कार्य करने के लिए क्रियाशील बनते रहते हैं। फिर अगला है कर्मचारी का मार्गदर्शन। कर्मचारी अपनी क्षमताओं और योग्यताओं का पूर्ण उपयोग करें, इसलिए उनको निर्देशन और मार्गदर्शन मिलना आवश्यक है। कभी कभी कर्मचारी स्वतः के गुण या कुशलता को नहीं पहचान पाते, लेकिन यदि ऊपर उनके जो व्यक्ति है, ऊपर के स्तर का व्यक्ति यदि उनमें क्या वो कर सकता है ये इसका एहसास दिला दे, तो वो कर्मचारी बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। फिर है निर्देशन समन्वय स्थापित करता है। उद्यम के श्रेष्ठ परिणाम के लिए निर्देशन संगठन की समस्त क्रियाओं में आपस में समन्वय स्थापित करने का भी कार्य करता है। यदि अलग अलग विभाग हैं किसी उपक्रम में, तो उन सारे विभागों में एकता लाने के लिए, समन्वय लाने के लिए निर्देशन ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फिर है दक्षता में वृद्धि। निर्देशन अपने अधीनस्थों का प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करके उनकी दक्षता में वृद्धि करते हैं। उनको सिखाकर, पढ़ाकर वो उनकी कार्य करने की क्षमता में और अधिक वृद्धि करते हैं निर्देशन के द्वारा। फिर अगला है परिवर्तन में सहायक। संगठन में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, तभी वो किसी भी उपक्रम को लक्ष्य तक ले जा सकेगा। तो ये जो परिवर्तन होते हैं
तो उद्यम के घटकों का होने वाले परिवर्तनों में सामंजस्य करना निर्देशन का कार्य है। यानी जैसे जैसे परिवर्तन होते हैं तो उन परिवर्तनों के हिसाब से भी जब निर्देशन किया जाएगा तो अलग अलग विभागों में समन्वय स्थापित होगा। फिर प्रत्येक स्तर पर महत्वपूर्ण, संगठन के प्रत्येक स्तर पर निर्देशन महत्वपूर्ण है, चाहे वो प्रबंध का उच्च स्तर हो, मध्यम स्तर हो, चाहे निम्न स्तर हो। निर्देशन की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण होती है। फिर है अगला, संगठन में स्थिरता। प्रभावी निर्देशन संगठन में स्थिरता बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। यदि प्रभावी है संगठन, यदि निर्देशन प्रभावी है तो संगठन हमेशा स्थिर बना रहेगा। फिर अगला है लक्ष्यों में संतुलन। निर्देशन के द्वारा व्यक्तिगत लक्ष्य और संगठन के लक्ष्य दोनों में संतुलन बनाया जा सकता है। दोनों ही लक्ष्य आपस में टकराव की स्थिति में नहीं आना चाहिए। प्रत्येक श्रमिक का लक्ष्य और श्रमिक जिस उपक्रम में कार्य कर रहा है उन दोनों के लक्ष्य में जब संतुलन होगा तभी मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगी। लेकिन यदि कर्मचारी का लक्ष्य अलग और उपक्रम का लक्ष्य अलग हो तो कभी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अभी हमने देखा निर्देशन का महत्व, अब हम देखते हैं निर्देशन के सिद्धांत। तो निर्देशन के सिद्धांत में पहला है उद्देश्यों की एकता का सिद्धांत। कुंज और ओ डोनेल के अनुसार अधीनस्थों का निर्देशन करते समय प्रबंध का कार्य वैयक्तिक हितों को संस्था के हितों के साथ एक लय करना है ताकि संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में कर्मचारी अपना सक्रिय योगदान कर सके। यानी दोनों के उद्देश्य एक ही होना चाहिए, तभी हम किसी भी उपक्रम को सफल कर पाएंगे। तो उद्देश्यों की एकता का सिद्धांत, निर्देशन के माध्यम से उद्देश्यों को एक किया जा सकता है और प्रक्रम को सफलता प्राप्त हो सकती है। फिर दूसरा सिद्धांत है आदेश की एकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार आदेश का एक ही स्रोत होना चाहिए। किसी भी कर्मचारी के लिए अधिकारी कई हो सकते हैं, लेकिन यदि एक ही अधिकारी उनको निर्देश देता रहे और आदेश देता रहे तो एक ही अधिकारी के आदेश के अनुसार सब कर्मचारी व्यवस्थित कार्य कर सकेंगे। लेकिन यदि आदेश उसको कई जगहों से मिले तो कर्मचारी भ्रमित हो जाएगा कि हमको करना क्या है, हम इनका आदेश सुने या उनका आदेश सुने। इसलिए आदेश जो भी दे केवल एक ही स्रोत से आदेश होना चाहिए। तीसरा सिद्धांत है निर्देशन की कुशलता का सिद्धांत। श्रेष्ठ निर्देश वह हैं जिनसे कम से कम व्यय करना पड़े, क्योंकि अधिक व्यय उत्पादन लागत को बढ़ाता है। अतः निर्देशन में उचित तकनीक, कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व, प्रभावी संप्रेषण और पर्यवेक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। कुशलता पूर्वक निर्देशन दिया जाना चाहिए, यानी उसमें कम व्यय होता है। यदि निर्देशन में ही ज्यादा व्यय लग गया तो फिर जो भी वस्तु का निर्माण हो रहा होगा उसकी लागत बढ़ जाएगी और वस्तु महंगी हो जाएगी। फिर अगला है प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का सिद्धांत। श्रेष्ठ निर्देशन वह है जो कर्मचारियों के कार्यों का प्रत्यक्ष निरीक्षण करके उनके कार्य करते समय संबंधित विभाग में जाकर करना चाहिए। यानी पर्यवेक्षण भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। निर्देश देने के बाद कर्मचारी किस प्रकार से कार्य कर रहा है ये देखना बहुत अनिवार्य है, और वो जो कार्य कर रहा है उसको देखकर उसको प्रशंसा करके उनको मोटिवेट करना चाहिए। अगला है जनतांत्रिक निर्देशन का सिद्धांत। अधीनस्थों का नेतृत्व करने के लिए, उनको अभिप्रेरित करने के लिए जनतांत्रिक रीति का प्रयोग आज के युग की आवश्यकता है। आज नवीन युग में श्रमिकों का मार्गदर्शन किया जा सकता है, उनको धक्का नहीं दिया जा सकता। औद्योगिक नेताओं को कर्मचारियों की भावनाओं एवं इच्छाओं का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए और कर्मचारियों की समस्याओं पर संयुक्त रूप से विचार करके विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के में मानवीय पक्ष को ध्यान रखना चाहिए। आज के युग में आप जबरदस्ती कोई भी कार्य नहीं करा सकते हैं, इसलिए जनतांत्रिक
हिसाब से, यानी ये कहा जाता है कि उनकी इच्छा को देखते हुए उनको काम दिया जाना चाहिए और उनसे काम निकलवाने के लिए वो मनुष्य हैं, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ये जनतांत्रिक निर्देशन का सिद्धांत है। फिर है अगला अनुपरीक्षण का सिद्धांत। निर्देशक द्वारा केवल निर्देशों एवं आदेशों को ही दे दिया जाना पर्याप्त नहीं है, अपितु यह भी निरंतर देखना चाहिए कि कार्य दिए गए निर्देशों और आदेशों के अनुसार किया जा रहा है कि नहीं। यदि आदेशों के पालन में ढील बरती जा रही है तो उनके कारणों का पता लगाकर उनको दूर करना चाहिए। अनुपरीक्षण यानी दिए गए कार्य का पर्यवेक्षण करके जो भी समस्याएं हों उनको सुलझाना चाहिए। फिर अगला है उपयुक्त निर्देशन तकनीक का सिद्धांत। उपयुक्त निर्देशन तकनीक होनी चाहिए। ये 3 प्रकार की हो सकती है: परामर्शात्मक तकनीक, निरंकुश तकनीक और अहस्तक्षेप तकनीक। परामर्शात्मक यानी उनको ये बताकर कि उनको परामर्श देकर उपयुक्त निर्देशन दिया जा सकता है। फिर निरंकुश होकर भी निर्देशन दिया जा सकता है और उनके कार्यों में या उनकी तकनीक में हस्तक्षेप न करके भी अहस्तक्षेप यानी हस्तक्षेप न करके भी निर्देशन दिया जा सकता है। इनके भी अपने अपने गुण और दोष हैं, लेकिन ये इन तीनों में से किस तकनीक को अपनाना है ये वहां की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। फिर है अगला सूचना प्रवाह का सिद्धांत। सूचना प्रवाह की निरंतरता एवं स्पष्टता निर्देशन को प्रभावी बनाती है। अतः सूचना प्रवाह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्तरों पर निरंतर एवं बिना किसी रुकावट के होना चाहिए। यानी जो भी सूचनाएं पहुंचनी है प्रत्येक कर्मचारी तक, उन सूचनाओं को लगातार निरंतर सही समय पर और सभी व्यक्तियों तक औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रीतियों से हर स्तर पर पहुंचना चाहिए। फिर है अनौपचारिक संगठन का सिद्धांत। अनौपचारिक संगठन अनेक बुराइयों को जन्म देता है, जैसे अफवाहों को फैलाना, आदेशों की अवहेलना करना, अव्यवस्था का जन्म देना। ये किसी भी सफल निर्देशक के लिए आवश्यक है कि अनौपचारिक संगठन के महत्व को समझे तथा उसका सहयोग प्राप्त करें। फिर अगला है अंतिम प्रभावशाली संप्रेषण का सिद्धांत। कर्मचारियों को दिए जाने वाला संदेश स्पष्ट भाषा में और विस्तार के साथ दिया जाना चाहिए ताकि दूसरा पक्षकार न्यूनतम समय में संदेश को सुनकर समझ सके। संदेश जो भी संप्रेषण का मतलब है अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना, कम्युनिकेशन, वो इतना स्पष्ट होना चाहिए कि एक बार पढ़ते ही या सुनते ही प्रत्येक कर्मचारी को समझ में आ जाए। अब हम अगला देखते हैं टॉपिक निर्देशन की विधियां। तो निर्देशन 3 विधियों के माध्यम से किया जा सकता है। पहला है परामर्शात्मक विधि। निर्देशन की इस विधि के अंतर्गत अधीनस्थ कर्मचारियों से सुझाव और परामर्श लिए जाते हैं और उन पर विचार किया जाता है। परामर्शात्मक विधि के कई लाभ हैं, जैसे सहयोग, उत्साह में वृद्धि, श्रेष्ठतर योजनाओं का निर्माण, पर्यवेक्षण में कमी, निर्देशों और आदेशों की व्याख्या और नए प्रबंधकों का विकास। यानी यदि कोई भी निर्देश देना हो तो एक ये हो सकता है कि हम अपने ही कर्मचारियों से परामर्श करें और परामर्श लेकर, हो सकता है उन परामर्शदाताओं के अंदर एक अच्छा प्रबंधक छुपा हो, जितना प्रबंधक जो निर्देश दे रहा है शायद उससे भी अच्छा प्रबंधक हो। तो यदि हम परामर्श लेते हैं तो परामर्श लेने से कई फायदे होंगे। एक तो परामर्श लेने के बाद विचार किया जाएगा उस पर, और कभी कभी कोई बहुत अच्छी तकनीक सामने आ सकती है। सबका सहयोग भी मिल सकता है, सबको ये लगेगा कि हाँ हमसे पूछ के किया है, सबके उत्साह में भी बढ़ेगा और श्रेष्ठ योजनाओं का निर्माण होगा और पर्यवेक्षण कम करना पड़ेगा। यदि कर्मचारियों के ही परामर्श से कार्य हो रहा हो तो उन कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करने की आवश्यकता नहीं होगी और निर्देश और आदेशों की ठीक से व्याख्या हो पाएगी। ये हो गया परामर्शात्मक विधि। दूसरी है निरंकुशात्मक विधि। इस विधि में सत्ता सर्वोच्च अधिकारी के हाथों में केंद्रित रहती है।
तथा कार्य प्रणाली एवं निर्देशों का कठोरता से पालन होता है तथा अधीनस्थ कर्मचारियों पर कड़ा नियंत्रण रखा जाता है, जिससे कर्मचारी यंत्रवत कार्य करते हैं। इस विधि के अनेक लाभ हैं, जैसे शीघ्र निर्णय। यह दुर्बल प्रकृति के तथा अनुभवहीन कर्मचारियों के लिए भी उपयुक्त है, यानी उनके ऊपर कड़क शासन करते हुए उनके द्वारा निर्देशानुसार कार्य करवा लेना निरंकुशात्मक विधि कहलाएगी। फिर है स्वतंत्रतात्मक विधि। इस विधि में सत्ता पूर्ण रूप से विकेंद्रित रहती है। उच्च प्रबंधकों द्वारा केवल आधारभूत एवं सामान्य नीतियों और निर्देशों की स्थापना की जाती है और अधीनस्थ कर्मचारी पूर्णतः स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हैं। इसके भी कई लाभ हैं। नए प्रबंधकों का विकास होता है, अधीनस्थ कर्मचारियों की योग्यता के मूल्यांकन का अच्छा अवसर मिलता है और योग्य व्यक्तियों को स्वेच्छा से कार्य करने की सुविधा होती है। स्वतंत्रतात्मक विधि यानी उनको पूरा स्वतंत्र कर दिया जाए, तो हो सकता है किसी में प्रतिभा हो तो वो प्रतिभा उसकी बाहर निकल पाएगी, नए नए प्रबंधकों का विकास होगा, कर्मचारी अपनी योग्यता को साबित कर पाएंगे और योग्य व्यक्तियों को अपनी स्वेच्छा से कार्य करने का अवसर मिलेगा। तो आज हमने इस वीडियो में निर्देशन का अर्थ, निर्देशन की परिभाषा, निर्देशन की विशेषताएं, लक्षण या प्रकृति, निर्देशन का महत्व, निर्देशन के सिद्धांत और निर्देशन की विधियां, इन टॉपिक को पढ़ा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।